हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रशुल सुथार है। वेलकम टू माय चैनल। मेरी जेई एडवांस 2023 में ऑल इंडिया रैंक 46 एंड जेई में 2023 में ऑल इंडिया रैंक 79 थी। ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है और इसमें मैं ऐसी 6 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको आप अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बूस्ट देंगे और आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। और ये वीडियो उनके लिए हाईली रेलेवेंट है जो जेडब्ल्यू को 2025 या फिर उसके बाद देंगे। जो जेडब्ल्यू को 2024 में देने वाले हैं उनके लिए मैं सेपरेट वीडियोस लॉन्च करूंगा। ये वाला वीडियो आप स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल टू गेट अपडेट्स as soon as possible. So let's start our topic. Our first aspect is to improve focus. Focus is one of the most crucial yet underrated aspect which has a great impact on your JEE preparation and JEE rank. So आप दिन में कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप कितने टाइम तक ड्यूरेशन तक स्टडी करते हैं और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, वो अल्टीमेटली काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितनी देर तक फोकस कर सकते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आपको प्रिपरेशन जो करनी है उसमें आपको फोकस ब्लॉक्स का यूज़ करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपने स्टडी स्टार्ट की, आपने 10 मिनट हुए, आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, 10 मिनट हुए, 10-15 मिनट हुए और आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन बजा और या फिर कोई मोबाइल में कॉल आ गया, तो सबसे पहले तो उसके साउंड की वजह से ही आपका फोकस ब्रेक होगा और आपका जो फोकस ब्रेक होगा उसकी वजह से आपके क्वेश्चंस कम हो गए और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो बननी चाहिए तो वो नहीं बन पाई। सेकेंडली, अगर आपने वो मोबाइल को फिर देखा तो उसमें फिर जैसे कि मान लो इंस्टाग्राम का वो नोटिफिकेशन था, फिर आपने इंस्टाग्राम खोला और बाद में आपने रील्स देखने स्टार्ट कर दिए, तो फिर आपका तो कई टाइम कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील करें? तो फोकस ब्लॉक्स का यूज करके। मीन्स कि आपको फोकस ब्लॉक में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक आपको डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करके पढ़ाई करनी है। आपको अपने मोबाइल को बाहर रख देना, अपने से दूर रख देना है जिससे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन कम हो जाए और बाकी कोई भी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल साउंड हो या फिर कुछ भी हो, उसको मिनिमाइज कर देना है। तो ये एक आपका फोकस ब्लॉक बन जाएगा। इसमें आप फुल फोकस के साथ आप पढ़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप कितने ड्यूरेशन का आपको फोकस ब्लॉक रखना चाहिए। तो 1.5 आवर्स to 3 आवर्स इज रियली अ हेल्दी ड्यूरेशन फॉर अ फोकस ब्लॉक। बट स्टिल अगर आप इतना नहीं कर सकते, अभी आपकी हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शन की हैबिट्स की वजह से आपका इतना कॉन्स्टेंटली बैठ नहीं सकते विद फोकस, देन यू शुड स्टार्ट विद मिनिमम ऑफ 25 मिनट्स और उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं डे बाई डे। देन आपका जो फोकस ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा और बाद में हम 1.5 आवर्स और उस ड्यूरेशन तक पहुंच सकते हैं। और अभी आपके पास 1 साल है तो इट इज़ रियली इजी टू इम्प्रूव। आपके पास काफ़ी टाइम है, आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। अगर आप इस मेथड को अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे 4 और 5 वीक्स में और आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। सेकेंडली, जब आप अपने टेस्ट दे रहे हो तो आपको 3 घंटे लगातार फोकस के साथ बैठना पड़ता है। तो आपकी ये मोटिव होना चाहिए कि आप फोकस ब्लॉक को अपने ड्यूरेशन को 3 आवर्स तक इंक्रीज करते रहे डे बाय डे। अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते रहे तो आपका ये रिजल्ट अचीव हो सकता है और आपके जो रैंक है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू जेईई प्रिपरेशन। जनरली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनके प्रिपरेशन के हिसाब से काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, दिन में काफ़ी सारी चीज़ें करनी रहती है, बट वो लोग कर नहीं पाते। उसमें से रात को पता चलता है कि हमने काफ़ी कम चीज़ें की, काफ़ी कम अकम्पलिशमेंट्स की। इसका मेन रीज़न जो है वो है लैक ऑफ डेली गोल्स। डेली आपको क्लैरिटी नहीं होती कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। आपको जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको ये डिसाइड करने में टाइम जा सकता है कि मुझे अब आगे क्या करना है, ये खत्म हो गया उसके बाद, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसका बहुत आसान तरीका है स्टिकी नोट्स का यूज़ करना। स्टिकी नोट्स ऐसी होती है, देखो इसमें से हम आसानी से एक स्टिकी नोट निकाल सकते हैं, फिर इस पर हम लिख देंगे कि हमको डेली टास्क क्या करना है और इसको हम कहीं पे भी चिपका सकते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रीवियस नाइट पे आपको सबसे पहले स्टिकी नोट्स लेनी है, उस पर आपको टास्क लिस्ट डाउन करना है कि आपको नेक्स्ट डे पे क्या क्या करना है। फिर उसको निकाल के आपको आप जहाँ पे आपकी नज़र बहुत आसानी से पड़े, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो या फिर रिवीजन कर रहे हो, वहाँ पे आपको चिपका देनी है। तो जब आपका कोई एक टास्क कंप्लीट होगा फिर आपको दूसरे टास्क क्या करना है वो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा उसमें देखेंगे। आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्लैरिटी ज़्यादा होने से भी काफ़ी मैटर करेगा इसमें, तो वो आप सीधा टास्क देख के कर सकते हो। तो इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ का, कोई पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करना है तो आप उसको टास्क लिस्ट में डाल दोगे।
फिर आपको नेक्स्ट डे आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे करना है। अगर आपने ये काम नहीं किया होता तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा प्रीवियस नाइट को कि मैं कल ये टॉपिक का रिवीजन करूंगा, बट फिर नेक्स्ट डे पे आपने होमवर्क करने में आपका सारा टाइम चला गया और आप भूल ही गए कि आपको कुछ रिवाइज करना था। फिर आपको रात में याद आएगा या रात को याद आएगा कि हाँ ये मुझे रिवाइज करना था। तो फिर इसको अवॉइड करने के लिए आप स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हैं। और हर रात को जब दिन पूरा हो तो आपको एनालिसिस करना है कि आप कितना कर पाए टास्क लिस्ट में से। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए रियलिस्टिक टास्क लिस्ट कैसी होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि लोग स्टूडेंट्स मेनली रियलिस्टिक टास्क लिस्ट नहीं बनाते, ओवर एम्बिशियस बना देते हैं। फिर उनके टास्क मेनली लेस देन 50% जैसे कंप्लीट होते हैं तो उनका फिर 2 दिन करते फिर उनका कॉन्फिडेंस उठ जाता है इस मेथड से। लेकिन आप अगर रियलिस्टिक टास्क लिस्ट बनाओ जिसमें आप 80 to 90% कवर कर सको तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे। फिर थोड़ा थोड़ा टास्क को बढ़ाना धीरे धीरे, जिससे आप स्टिल 80 to 90% मेंटेन कर पाओगे और आपके अमाउंट ऑफ टास्क बढ़ने लगेगी तो आपका अमाउंट ऑफ एफर्ट्स बढ़ेगा, तो इससे काफी इंप्रूवमेंट होगा। सेकेंडली आई विल हाईली रेकमेंड दैट आप शेड्यूल का भी ऑप्टिमाइजेशन करो। टास्क कौन से टास्क को कब करना है उसका भी ऑप्टिमाइजेशन करें। अब वो कैसे करें, तो सबसे पहले आपको अपना शेड्यूल फिक्स रखना है कि मतलब शेड्यूल फिक्स इन द सेंस कि आपको कब सोना है और कब उठना है, वो टाइम मोर और लेस फिक्स रखे और कब खाना, डिनर, लंच, वो सब टाइम को भी फिक्स रखे। तो इसके आपका एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन रहेगा कंसिस्टेंटली। फिर सेकेंडली इसमें सब आप आइडेंटिफाई करें। अगर आप डे बाय डे टास्क को एनालिसिस करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन से टाइम पे आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है और कौन से टाइम पे आपका माइंड थका रहता है। अब जब माइंड फ्रेश हो तब आप ऐसे टास्क करें जिसमें हैवी मेंटल रिक्वायरमेंट हो, टफर टास्क हो, अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हो या फिर मैथ्स के करने हो, जो भी हो। और जब आपका जैसे कि माइंड थका हुआ हो तब आप ऐसे चीजें कर सकते हो जो लाइट हो, जैसे कि इनऑर्गेनिक के एमसीक्यूज कर सकते हो आप फटाफट, उसमें इतना दिमाग यूज होता नहीं है। अगर आपको याद हो तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ऐसे आपको अगर टास्क को ऑप्टिमाइज करोगे तो आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क है जो आप दिन में अकम्प्लिश करोगे वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो आई विल हाईली रेकमेंड कि मैंने जो आपको 2 टेक्निक्स बताई टाइम मैनेजमेंट की, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और मेरे पास और मैंने ये फॉलो की थी तो मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले और मैं और भी एडवांस टेक्निक्स को फॉलो करता था जो भी टाइम कंस्ट्रेंट के कारण मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगा। नेक्स्ट एक्सपेक्ट इज इफेक्टिव रिविजन। अभी जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स का 11th खत्म हो चुका होगा तो उनके साथ कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जब इंडिविजुअल चैप्टर्स के टेस्ट हो रहे थे तब उनसे उस टेस्ट में अच्छे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी क्रैक हो रहे थे, बट जब आप मिक्स चैप्टर के बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं सिलेबस में तो उसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो या फिर आप बेसिक से बेसिक क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसका ये रीज़न है कि आपकी रिविजन इतनी इफेक्टिव नहीं रही है। कई मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है, मोस्टली सारे एक्सपीरियंस को पता होता है, कई जगह सुनने को मिलता है कि रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेईई प्रिपरेशन का, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स उसको इफेक्टिवली नहीं कर पाते। तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिवीजन को हम कैसे इफेक्टिवली करेंगे। तो रिवीजन करने के 2 मेथड्स हैं, या तो आप उसकी चैप्टर की प्रैक्टिस करें या फिर उस चैप्टर को हम थियरी नोट्स को रिवाइज करें। तो मैं जनरली प्रैक्टिस अप्रोच को ज़्यादा रेफरेंस देता था। जनरली मैं जब कोई चैप्टर की प्रैक्टिस करनी हो, कोई चैप्टर को रिवाइज करना हो तो मैं सबसे पहले उसको कोई रेलेवेंट मटेरियल उठा के मैं उसको प्रैक्टिस करने लग जाता था। अगर फिर मुझे लगे कि मैं ये चैप्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, ये चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं हो रहा, फिर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तब मैं जाके फिर से नोट्स खोलता था और उसमें जो टॉपिक्स जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उसको मैं खास अच्छे से रिवाइज कर लेता था। और रिविजन के टाइम ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी कि सबसे पहले कि अगर आप कोई इलस्ट्रेशन देख रहे हैं तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ना देख ले, उसको पहले खुद से सोचने का ट्राई करो और उसके बाद आप उसकी अप्रोच सॉल्यूशन से कंफर्म करें। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी छोटा से छोटा डाउट है, अगर आप नोट्स रीडिंग कर रहे हैं तो उसको इमीडिएटली 1-2 दिन में क्लियर कर लेना है। तीसरा, आपको रिविजन को फोकस ब्लॉक्स के फॉर्म में करना है, जो भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको अभी तक आपने जो मटेरियल सॉल्व किया है ये चैप्टर पे और आपको जो टेस्ट से अच्छे मेथड्स और आपके जो डाउट्स थे टेस्ट के टाइम जो आपको सीखने को मिला है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। सबसे पहले जो आपके डाउट्स थे मटेरियल के और आपके टेस्ट के डाउट्स को फिर से सॉल्व करने के ट्राई करना है खुद से, और उसमें से फिर जो ना हो उसको फिर सॉल्यूशन देख के कंफर्म करना है।
आपकी रिवीजन की इफेक्टिविटी भी काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करेगी कि आप टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट कितना अच्छे से करते हो एंड आप फोकस ब्लॉक्स का कितना सही से यूज़ करते हो। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस के बिना आपकी प्रिपरेशन और ये वीडियो दोनों अधूरे हैं। अगर आप पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। सबसे पहले तो ये कि आपके क्वेश्चंस कहाँ गलत हो रहे हैं, उसके क्या क्या कारण है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके क्वेश्चन गलत होने के, सबसे पहले वो कारण को जानना है। सेकेंडली आप अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छी अच्छी मेथड्स उसको मिस कर रहे हो जिसके आपको सीखने को मिल सकता है, और आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो पेपर एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है किसी भी चीज एस्पिरेंट के प्रिपरेशन में। तो पेपर एनालिसिस कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको जो भी टेस्ट का आप एनालिसिस करने बैठे हो उसको टॉप टू बॉटम रिव्यू करना है। हर एक क्वेश्चन को नज़र डाल देनी है। अगर आपसे क्वेश्चन हो गया फिर भी आपको एक बार नज़र डालनी है कि क्या आपने जो मेथड की थी क्या वो सही थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन से एक नई दूसरी मेथड सीखने को मिले। तो ये एक बार देख लेना है। फिर आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए उसको आपको फिर से रीट्राई करना है और उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपसे क्वेश्चन ना हो तो फिर आपको सॉल्यूशन या फिर मेंटर या फिर फ्रेंड से क्लियर करना है बाद। काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्लाई करने के बाद। और जो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे पेपर में उसको भी यही सेम तरीके से करना है जैसे आपने गलत क्वेश्चन को किए थे। सेकेंडली, आपने जो रॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया उसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपने कौन से स्टेप में मिस्टेक की, ऐसा। और फिर अपने मिस्टेक को कैटेगराइज करना है कि ये क्या सिली मिस्टेक थी या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक थी। आपको अपने वीक टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई करना है इसमें से। मतलब आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक के क्वेश्चन को मैंने बहुत गलत किया, फिर बहुत स्ट्रगल की, तो वो टॉपिक को आइडेंटिफाई करके नोट डाउन कर लेना है और फिर आगे दिनों में उसको जल्द से जल्द मास्टर करने की ट्राई करनी है। और आपको जो अच्छे मेथड्स मिले हो, जो अच्छे अप्रोचेस मिले हो, और उन सबको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। और प्रेफरेबली अभी तक आपने जो सब एनालिसिस में किया उसको डॉक्यूमेंट कर लेना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टेस्ट की नोटबुक बना दे जिसमें आप सब कुछ नोट डाउन कर ले, अच्छे मेथड से लेकर अच्छे कंसेप्ट, दूसरी जो नई मेथड्स आपको सीखने को मिले, सिली मिस्टेक्स, उसकी कैटेगरीज और एवरीथिंग जो आपने टेस्ट के एनालिसिस के लिए लिखा, पूरा एक टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और वो टेस्ट की नोटबुक का आप सेपरेटली मेंटेन कर सकते हैं इस टेस्ट के साथ। और अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते हैं हर एक टेस्ट के लिए तो आपके जो इंप्रूवमेंट्स होंगे आपको पता चलेगा कि आपके खामियां कहाँ पे, आपको कहाँ इंप्रूवमेंट्स करने हैं। और बाद में अगर आपने अपने खामियों को सुधारने के लिए स्टेप्स लिए, उस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डाले, तो आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स मतलब आप मुफ्त के मार्क्स एग्जाम्स में गंवा रहे हो, एंड कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। और ये अल्टीमेटली एक पेपर एनालिसिस का सब कैटेगरी ही है, बट इसको अलग से कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ ये बहुत मार्क्स गंवा बैठते हैं इसकी वजह से। तो सबसे अलग, जैसे कि आपने पेपर एनालिसिस किया तो पेपर एनालिसिस में आपने सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई की थी, उसको कैटेगराइज की थी। तो कैटेगराइज में आप मतलब कैसे करेंगे कि जैसे आपने कोई सिली मिस्टेक आइडेंटिफाई की, बाद में उसको लिखना है कि ये कि आपकी रीडिंग मिस्टेक थी, या फिर ये कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, या फिर ये आपकी इंटरप्रिटेशन मिस्टेक हो सकती है, आपने पढ़ा और आपने कुछ और समझ लिया, या फिर कोई और कैटेगरी भी हो सकती है। और ये कैटेगरीज पर्सन टू पर्सन थोड़ी बहुत वेरी करेंगी। फिर ये कैटेगराइज करने के बाद आपको लिखना है कि कौन से टाइप कैटेगरी की मिस्टेक आपने कितनी की इस पेपर में, पेपर के डेट या फिर कुछ भी और टैग लगा सकते हो उसके साथ। फिर ऐसे ही 4-5 पेपर्स के बाद आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कौन से कैटेगरी की मिस्टेक आप सबसे ज़्यादा कर रहे हो, और फिर वो जो कैटेगरी है उसको उस कैटेगरी की सिली मिस्टेक को आपको टैकल करना है। तो कैसे करेंगे कि आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, लेट्स से आपकी रीडिंग मिस्टेक सबसे ज़्यादा हो रही है, तो आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपकी रीडिंग मिस्टेक ना हो। आप इंश्योर करेंगे कि आपकी 0 रीडिंग मिस्टेक्स हो। एंड डे बाई डे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इस पे एफर्ट्स डालेंगे, कॉन्शियस एफर्ट्स डालेंगे, तो 2-3 हफ्ते में आपको दिखेगा कि रीडिंग मिस्टेक्स मेरी कम हो गई। फिर उसके बाद ही आपको नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव ऑन करना है, एंड सो ऑन। यू कैन डू लाइक दिस। आपके पास काफ़ी टाइम है, तो इस पर आप अभी से एफर्ट्स डालेंगे तो आप सिली मिस्टेक्स को काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे और आप अपने मुफ्त के मार्क्स को नहीं गंवाएंगे। इससे आपके कम एफर्ट्स, जो अभी आप एफर्ट्स कर रहे हो उसमें ही आप अपने मार्क्स बढ़ा दोगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट एस्पेक्ट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि आप कोई क्वेश्चन को कितनी गहराई में सोच सकते हैं और कितने अलग अलग पॉसिबल वेज से सोच सकते हैं। ये जनरली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की स्किल्स आपकी टफ क्वेश्चंस
को सॉल्व करने में ही टेस्ट होगी और टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही आपको मौका मिलेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। मैं जनरली 1 घंटा तो एटलीस्ट देता ही था दिन में। जब मैंने जो अभी तक मटेरियल उस दिन में किया हो, जो होमवर्क सॉल्व किया हो, उसके डाउट्स को मैं रीथॉट्स देता था। और इसमें मैं मतलब टाइम लिमिट नहीं रखता कि 2-3 मिनट में ही दूंगा मैं पर क्वेश्चन। मैं अच्छे टाइम देता था सोचने के लिए, जब तक ना हो तब तक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो देता ही था मैं पर क्वेश्चन। और अगर उसमें से कई बार ऐसा होता था कि क्वेश्चन हो जाते थे, तब जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था वो अलग लेवल का होता था। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली डेली रूटीन में अप्लाई करें, आप इसको अगर डेली हैबिट बना दें, तो आपके टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ेगी एंड आपके डाउट्स भी कम आएंगे मटेरियल को सॉल्व करने में। एंड वन मोर थिंग इज कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे टाइम में करें जब आप काफी फ्रेश हो, मतलब आपकी ब्रेन की मेंटल एनर्जी लेवल अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से डीप में सोच सकते हो। वरना अगर आप थके हुए होगे तो आप इतना अच्छे से सोच नहीं पाओगे। तो ये अल्टीमेटली टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट का खेल है। तो आपको ऐसे टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट करना है कि आप ऐसा टाइम दे सको ब्रेनस्टॉर्मिंग को। सो these are the 6 very important aspects which I believe can take you to the next level. अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन कर दे, मैं जल्द से जल्द उसको पेश करूंगा मेरे चैनल पे। That's it for today guys. Bye bye.